नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में देव प्रकाश सिंह साहब हैं, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और आजकल सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमे लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। और अभी तो एक ऐसा मुकदमा इन्होंने जीता जहां पटना हाई कोर्ट को भी सोचना पड़ा कि आखिर हमने ऐसा फैसला क्यों लिया था। देव प्रकाश सिंह साहब, आज जो हम समझना चाहते हैं कि जैसा हम जानते हैं पटना हाई कोर्ट में जो केसेस हैं बहुत अधिक है, सुनवाई नहीं हो पाती है और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जो केस करते हैं, जिन्हें रिलीफ की उम्मीद होती है, उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। और एक प्रावधान भी है, कानूनी प्रावधान, कि यदि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा हो गया और हमें पुलिस ने फरार घोषित कर दिया तो मुझे अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, यह नियम है। लेकिन इसका जो परिणाम है और जिस तरीके से बातें चल रही है कि हम अग्रिम जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां लिस्ट इतनी लंबी है, हमारा केस कब सुना जाएगा हमें नहीं पता है। हम तो अभी पटना हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार ही कर रहे हैं। इस बीच पुलिस वालों ने मुझे फरार घोषित कर दिया और पटना हाई कोर्ट में जब सुनवाई की तारीख आई तो जज साहब ने कह दिया कि आप फरार घोषित हैं, इसलिए आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में इंटरफेयर कर रहा है। आपको भी अभी जीत मिली है। ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कहा जाता है कि अग्रिम जमानत के मामले की सुनवाई कितने दिनों के भीतर कर ली जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा अभी आपने जीता है वह क्या था? देखिए, फरार तो पुलिस नहीं करती है, कोर्ट करती है। जी, जो कोर्ट है उसके यहाँ सब फरार डिक्लेयर होता है 82 के तहत। उसमें क्या है कि अपने यहाँ जी, सीआरपीसी चैप्टर 6 में प्रोविजन है सम्मन का, बेलेबल वारंट का, प्रोक्लेमेशन से फरार डिक्लेयर करने का, कुर्की करने का, जी, लुकआउट करने का, ये सारा प्रोविजन डाला हुआ है ताकि उस आदमी अगर सामने नहीं आ रहा है उसको कंपेल करें, बाध्य करें कि कोर्ट के सामने आ जाए। कोर्ट का इतना ही, अरेस्ट का मतलब इतना ही है कि जो कोर्ट में केस है आपके अगेंस्ट में या पुलिस में जो केस है उसके इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में उसको आप मदद करिए। अगर उससे आप भागेंगे तो उसके लिए सब प्रोविजन दिया हुआ है। ये प्रोविजन बड़ा अच्छा ढंग से बनाया गया 1973 के सीआरपीसी जो 74 में लागू हुआ उसी में ये चीज डाला गया था। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत हो रहा है। या तो ठीक से जुडिशियल एकेडमी में पढ़ाई नहीं हो रही, समझाया नहीं जा रहा कि इसका मामला का मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगर कोई आदमी, जैसे सिंपल सा 420 का मामला है या देखिए जो हीनस क्राइम नहीं है, जो गंभीर अपराध अगर नहीं है, वैसे केसेज में जिला जो सेशन ट्रायल कोर्ट है वहीं से बेल हो जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट से बहुत सारा प्रोविजन दिया, बेल हो जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी बेल अगर करते हैं तो लोग जो बाजार में हल्ला कर देंगे कि भाई पैसा लेकर को बेल शुरू कर दिया, वो भी डर जाते हैं। अब वहां से क्या करते हैं, मामूली से केस को भेज देते हैं हाईकोर्ट के लिए। नतीजा हाईकोर्ट तो ओवरफ्लडेड है, आप देख ही रहे हैं। ओवरफ्लडेड इतना अधिक है कि पटना हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल आने में 6 महीना, 8 महीना, साल भर समय लगता है। अब साल भर समय लगता है, इस बीच में क्या कर दिया, नॉन अवेलेबल आपको वारंट इशू किया, नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया, उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग जिसको सेक्शन 82 आप बता रहे हैं तो उसमें इशू कर दिया, फिर कुर्की इशू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन है लवेश कुमार मध्य प्रदेश वाले केस में और दूसरा प्रेम शंकर के केस में कि जिनके ऊपर एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर हो गया उनका किसी भी हालत में एंटीसिपेटरी बेल कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब लोग तो लकीर के फकीर हैं। अगर कोई आदमी को डिक्लेयर कर दिया और भाग रहा हो तभी ना, फरार हो तब तो। फरार का मतलब क्या, कहीं मिल नहीं रहा है, एब्सकॉन्डिंग इशू का मतलब। उसमें एक और भी इंदर गोस्वामी का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी आप इस ढंग का ऑर्डर, नोटिस इशू करते हैं सम्मन का, वारंट का, नॉन अवेलेबल वारंट का, तो आप इस बात को इंश्योर कर लें। मजिस्ट्रेट कोर्ट को कहा गया है आप इंश्योर कर लें कि वो उसको मिला है कि नहीं मिला, और आप प्रोसीडिंग में लिखें कि हमने उसको रिसीव करा दिया, हमने उसको रिसीव कराने का प्रोसीजर किया, तामिला का प्रोसीजर डाला हुआ है, कराने के बावजूद वो आदमी भाग रहा है और हमारे पास नहीं आ रहा है, इस बात को लिखिए। उस चीज को आप खुद कई बार लिखते हैं, जिस केस में मैं गया था उसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लिखा है कि तामिला और प्राप्त। जब तामिला और प्राप्त है, आप खुद लिख रहे हैं और फिर आगे का जो प्रोसीडिंग है सेक्शन 6 जो चैप्टर 6 में दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप लेना, मैकेनिकल वे में, जो सुप्रीम कोर्ट का एक बार कहा था कि मैकेनिकल वे में काम मत करिए। आपको जज बनाया गया है, यू आर ए पर्सन हैविंग अ माइंड ओवर योर बॉडी। आप माइंड तो एप्लीकेशन कुछ करिएगा कि आप सीधे लेटर गया नहीं, मान लीजिए कोई आदमी फॉरेन चला गया, उसको आपको केस कंप्लेंट केस हो गया,
और उसके ऊपर आपने सारा रख के आप बेचारा लौट कर जेल चला जाएगा। जी। क्या उसके पास उपाय है? क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं कि कोई लेटर उसको सर्व हुआ है कि नहीं, कोई इशू हुआ है कि नहीं। जब कुछ इशू ही लेटर नहीं हुआ है उसको, हमारे केस में, जिस केस में मैं गया था, उस केस में वही हुआ। जब तक यहाँ एंटीसिपेटरी बेल की हियरिंग होती, इस बीच में मैकेनिकली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दिया। विरोधी वकील ने इसको अपने प्ली में ले लिया कि साहब वो तो प्रेम शंकर का आदेश है सुप्रीम कोर्ट में उस केस में कि जब भी प्रोक्लेमेशन इशू अगर हो गया है तो एंटीसिपेटरी बेल कंसिडर नहीं होगा। बस लकीर के फकीर ऑर्डर हो गया। अब वहां तो हमको लग गया, सब मिला के अब आश्चर्य लगेगा कि 6 महीना में हियरिंग हुआ, पटना हाईकोर्ट में 6 महीने में हियरिंग और 3 महीना फिर रिजर्व ऑर्डर रह गया, 9 महीना में ऑर्डर लगाया। उसके बाद हम चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चले गए तो जैसे ही डिफेक्ट हमने दूर किया, आप आश्चर्य करेंगे 4 दिन के अंदर, ओनली 4 डेज में हियरिंग पर आ गया मैटर। फॉर्चुनेटली वो दिन वही था जिस दिन संजय करोल साहब में चीफ जस्टिस थे, उनका शपथ ग्रहण था। 5 जजों का शपथ ग्रहण था। 11:15 तक शपथ ग्रहण तो कम खत्म हो गया था लगभग 11 बजे, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट शुरू हो गया 11:15 बजे से। 11:15 बजे 2-4-5 मिनट आगे पीछे कोर्ट शुरू हुई। 12:15 में कोर्ट बैठी। सब 11:15 में शुरू हुई, 12:15 में हमारा केस हियरिंग में आ गया। और हियरिंग में उन्होंने जब देखा तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि ये तो वारंट ही कैंसिलेशन का आपको हम दे देते हैं। अच्छा, कि आप वारंट कैंसिल करा लीजिए, आपको यही नहीं, इसलिए नहीं हुआ है ये सब प्रोसीडिंग क्योंकि अपीयर आप नहीं हुए। तो हमने कोर्ट से कहा जब अपीयर होंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। बोला आप अरेस्ट नहीं होगा, प्रोटेक्शन आपको हम दे देते हैं, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आप जाके वहां अपीयर हो जाइए। और कोर्ट को कह दिया कि जैसे ही अपीयर होते हैं और वारंट कैंसिलेशन का एप्लीकेशन देते हैं, इनको तुरंत से तुरंत शीघ्र उसको कंसिडर किया जाए। अब बताइए कितना अच्छा सुगम रास्ता निकल गया, जिसके लिए 9 महीना से हम परेशान थे, वहां 7 दिन में रास्ता निकल गया। कोर्ट ने अभी आज भी कहा है केस में कि जो मैकेनिकली आप आदेश निकाल देते हैं प्रोक्लेमेशन का, मैकेनिकल कुर्की का निकाल देते हैं, अरेस्ट वारंट निकालते हैं, नॉन अवेलेबल वारंट निकाल देते हैं, इसको आप रोकिए। और उन्होंने यहां तक कहा कि इसको तो पाठ्यक्रम, जुडिशियल एकेडमी के पाठ्यक्रम में रख दिया गया। देखिए अलग मसला है, लेकिन आपने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे जीत मिली। आपने यह भी मुझे बताया था कि शाम को ही ऑर्डर जो है अपलोड हो गया। 12:15 बजे हियरिंग हुई जी, और 5:45 बजे जी वो अपलोड हो गया साइट पर। अच्छा। और उसी दिन स्पीड पोस्ट हो गया है ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को, सेशन जज लखीसराय को और मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को। सेम स्पीड पोस्ट का नंबर भी मेरे पास आ गया, किस नंबर से स्पीड पोस्ट कर, चलिए नंबर आ गया। लेकिन देखिए मैं मूल सवाल पर जो था कि यह मुझे बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि यदि अग्रिम जमानत की अर्जी लेकर कोई पहुंचता है हाई कोर्ट में, तो क्या मियाद है, क्या समय अवधि है कि उसमें सुन लिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं सुना जा पा रहा है। सत्येंद्र कुमार अंटिल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रेगुलर बेल 2 सप्ताह और अग्रिम जमानत 6 सप्ताह मैक्सिमम के अंदर सुन ही लिया जाए। अगर आप नहीं सुनते हैं तो क्या मतलब है अग्रिम जमानत का। पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का जब हियरिंग आता है तो 90% केस में लोग यही बोलते हैं सर इनफ्रुक्चुअस हो गया, मतलब निष्फल हो गया, तब तक वो आदमी अरेस्ट हो जाता है। क्या मतलब है अग्रिम जमानत जो प्रोविजन 438 में दिया वो उसको आपने निष्फल कर दिया, आपने डिले के कारण। इसके लिए कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। और होने के बाद भी आप उस बीच में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ है उसको भी आप नहीं देख पाते। तो आपने सुना देखिए कि अग्रिम जमानत के मसले में फरार घोषित होने की प्रक्रिया के बारे में और सुप्रीम कोर्ट की तेजी के बारे में, पटना हाई कोर्ट की सुस्ती के बारे में सब कुछ बताया इस वीडियो में देव प्रकाश सिंह साहब ने। आपने बहुत कुछ जाना होगा, समझा होगा कानूनी प्रक्रिया को। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।